हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं अपनी साइंस सब्जेक्ट। साइंस में हमारा फिजिक्स जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के भी आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने मेटल्स के स्टेट पढ़े थे, क्या वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो सकते हैं। बोस आइंस्टीन वाला एक मैटर पढ़ा था हमने, एक स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। देन वी डिड वाज प्लाज्मा, एक स्टेट ऑफ मैटर है आपका। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया है एटम्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है आपका, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है आपका, थॉमसन जे थॉमसन मॉडल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो लेक्चर 3 है उसमें हम कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती है। ठीक है। और हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, पीएच क्या होती है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो ब्लड होता है उसकी कितनी पीएच होती है। ठीक है। जो सॉल्ट होता है उसकी कितनी पीएच होती है। अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ही आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कवर कर चुकी हूँ। मैंने बताया था आपको कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है, बेसिकली उसके अंदर रिएक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। कोई चीज़ टूट गई, मान लो मैंने वुड को बीच में से तोड़ दिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। दैट मीन्स कोई नई चीज़ नहीं बनी है। इन द सेम वे अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज में एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। या तो क्या हो सकता है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका कलर चेंज हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक केमिकल चेंज करने के लिए जो रिएक्शन हो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स व्हेन 2 or more substances react and form some new substance। इसमें प्रोवाइडेड क्या है कि एक नया सब्सटेंस जरूर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वुड है, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूंगी तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज, उस टाइम पे मैं बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस वुड को जला दिया, ठीक है, इस वुड को अगर मैंने जला दिया तो होगा क्या, ये जो वुड सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बर्न होगा। यहाँ पर आपके कुछ एशेस बनेंगे। ठीक है। कुछ आपकी जो गैसेस हैं वो रिलीज होंगी। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके अंदर कोई ना कोई गैस बनी है। तो अगर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूं कि एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो उसका कोई ना कोई कलर चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वुड का डार्क ब्राउन कलर था या ब्राउन कलर था, तो जब ऐश बना तो वो थोड़ा पाउडरी कलरलेस सा फॉर्म हो जाता है आपका। देन इज उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। स्टेट चेंज का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा फुल सॉलिड था और ये एशेज में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। ठीक है। फिर है आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, या फिर एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो वुड की बर्निंग के अंदर आपकी जो वुड है वो जलने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, यहाँ पे जो आपके एशेज बने हैं वो एक तरह से प्रेसिपिटेट्स ही हैं, या फिर कोई ना कोई आपकी गैस रिलीज हुई है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए। आपको अगर पूछा जाए पेपर में कि केमिकल रिएक्शन में इनमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, या केमिकल चेंज के अंदर इनमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आई होप आप उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे आंसर को। ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाती है जब। ठीक है। जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना पचता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। उसके अंदर भी जो केमिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज है वो अल्टीमेटली, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, और वो ग्लूकोज हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। इन द सेम वे फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारी एक केमिकल, एक ना एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम किसी ना किसी वे से तो अब रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ वे ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें एक साइड होती है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, वो होती है आपकी रिएक्टेंट की साइड। ठीक है। जो आपका
नेक्स्ट साइड होती है, आप राइट हैंड साइड लगा सकते हो, राइट हैंड साइड पे आपके बनते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके, उनके अंदर हम कोई दो चीजों को रिएक्ट करवाते हैं तो वो दोनों एक तरह से हम कह देते हैं कि ये सबस्ट्रेट हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो CH4 है आपका, मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है CO2 एंड 2 वाटर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ आगे 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स एक केमिकल इक्वेशन में आपके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो ये कहता है कि जितनी चीजें यहाँ पे हैं उतनी ही चीजें यहाँ पे रहेगी। दैट मीन्स जितना मास यहाँ पर है, रिएक्टेंट्स का मास है, उतना ही मास आपका प्रोडक्ट्स का होगा। बस फिर चेंज क्या होगा? चेंज इतना होगा कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर मीथेन है उसका जो कार्बन है वो यहाँ पर CO2 को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है इसको मैं एक केमिकल रिएक्शन के वे में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कह देती हूँ, कि यहाँ पर जो आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मास में जो कंबाइन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे यूज हुए हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन आपके प्रोडक्ट में भी होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको बैलेंसिंग बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कार्बन था और 4 हाइड्रोजन थे। तो जब CO2 बना तो यहाँ पे एक कार्बन है, और जब वाटर बना तो वाटर तो होता है H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 4 अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 4 हाइड्रोजन ही राइट हैंड साइड पर रहें। इन द सेम वे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर मान लो O2 यूज हुआ था और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बने? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो CO2 के हो गए और 2 ऑक्सीजन आपके वाटर के हो गए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा 2O2। तो इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बहुत अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही इसके क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैंने अमोनिया बनाना है तो मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दूंगी, ये दोनों रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे? अमोनिया। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की दी हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। आपने इसमें रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है, और वो एक चीज ये है कि जब दो यहाँ पे केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज बनाएंगे, साथ में कोई और चीज नहीं बनाएंगे, तभी क्योंकि तभी तो वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। Okay, in the same way you can see that sodium is reacting with chlorine to form sodium chloride। सोडियम क्लोराइड जो है आपका सॉल्ट होता है, जो आप किचन में सॉल्ट यूज करते हो। तो ये जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल जो किस किस रिएक्शन में मैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यूज करती हूँ, जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया। मान लो आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैंने बर्न करना है, ठीक है। बर्न करने के लिए पहले मैं इसको सैंड पेपर से क्लीन करती हूँ। सैंड पेपर से क्यों क्लीन करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? ऐसी आपको फ्लेम्स ही ऐसे निकलेंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न कर गया है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर गिविंग व्हाइट फ्लेम एंड पाउडर। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो पाउडर बनेगा वो आपका यहाँ चाइना डिश में कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी ऐसे ऐसे फ्लेम्स निकलती रहेंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो उसका आंसर ये होगा आपका कि जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है।
जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बर्न कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम MgCO3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर कोट करी जाती है। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जैसे ही अगर मैंने ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो सबसे पहले मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसको सैंड पेपर से हटाऊंगी, उसके बाद ही मैं उसको बर्न कर पाऊंगी। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू कैन सी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके एशेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और आपकी फ्लेम भी निकलेगी। तो ये था आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से Na और Cl को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मुझे इन NaCl को अलग करना है, और इसकी वजह से हुआ क्या, एक आपका रिएक्टेंट था और आपके उससे ये डीकम्पोज होके इन्होंने दो प्रोडक्ट्स बना दिए, Na अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो ऐसी प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फेरस सल्फेट है, अगर मैं उसको हीट करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास उसको हीट करने से कुछ पानी उसका अलग हो जाएगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट डाला और वो हीट हो रहा है और उसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, जब भी फेरस सल्फेट हीट करता है उस टाइम पे फेरिक ऑक्साइड बनाता है। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि जो फेरस सल्फेट है पहले एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना लेगा, ठीक है, हीटिंग होने के बाद, और जो फेरस हाइड्रस सल्फेट है वो अल्टीमेटली क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन साथ में वो सल्फर डाइऑक्साइड की गैसेस भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसकी गैसेस प्रोड्यूस होती हुई दिखेंगी। तो दैट मीन्स जो फेरस सल्फेट है वो डीकम्पोज कर रहा है। तो ये होगी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो फोटो डीकम्पोजिशन हो सकती है। फोटो का मतलब होता है लाइट। अगर वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से हुई है तो उसको मैं बोल दूंगी फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे Ag हम सिल्वर को कहते हैं, ठीक है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। अगर मैं इस सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दूं तो इसकी लाइट की वजह से डीकम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है, और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट इन कलर होता है, और जैसे ही इसकी फोटो डीकम्पोजिशन होती है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है दैट मीन्स आपकी फोटो डीकम्पोजिशन हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें चेंज इन कलर आया है। जो स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए चेंज इन कलर होना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी केमिकल रिएक्शन होने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन हम देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है। लिटिक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। लिटिक का मतलब अगर साइंस में आप कभी भी देखोगे तो उसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके किसी चीज की ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो वो एक डीकम्पोजिशन ही हो गया, ठीक है। तो सेकंड टाइप आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया, एक यहाँ पर एक वेसल लिया, उसके अंदर मेरे पास पानी था, ठीक है। पानी में मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स डाल दी। देखो, जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो एक ऐसी प्लेट्स होती हैं, यू कैन से ऐसी प्लेट होती हैं जो कि किसी ना किसी सब्सटेंस की बनी होती हैं, जैसे कि ये प्लैटिनम की बनी है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पावर प्रोवाइड करी तो उसकी वजह से ये जो आपका पानी है H2O है वो किस में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में, या फिर अगर हम इसको बहुत डिटेल में देखें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस में। तो अगर आप पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओ तो उसमें से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती हुई मिलेगी। दैट मीन्स पानी की डीकम्पोजिशन हुई है, और किसकी वजह से हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से। ओके, जो थर्ड टाइप ऑफ आपकी डीकम्पोजिशन है दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे आपकी फोटो है उसमें लाइट का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे थर्मल के केस में हम उसको हीट कर रहे हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर कार्बोनेट का एक सोल्यूशन था, आपने क्या किया, उसको फ्लेम के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप हीट करोगे यहाँ पे, तो आपकी कॉपर कार्बोनेट के अंदर से, कॉपर कार्बोनेट आपका ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, तो आपके CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में आपके कॉपर के क्रिस्टल्स बच जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड के आपके कुछ ना कुछ नीचे बच जाएगा। साथ में आपकी जो कॉपर ऑक्साइड है वो निकलेगी, जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हीटिंग की वजह से इसकी डिकम्पोजिशन हुई है। तो आप ये रिएक्शन यहां पर देख सकते हो। ओके, जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। पहली हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बात कर ली है, सेकंड हमने डिकम्पोजिशन याद कर ली है। थर्ड टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक चीज ने दूसरी चीज को, मतलब अपनी जगह को डिस्प्लेस किया है। अब यहाँ पे कौन सी चीज एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगी वो डिपेंड करता है इस रिएक्टिविटी सीरीज पे। ये मैंने आपको यहाँ पे सीरीज प्रोवाइड करी है, ठीक है। दैट मीन्स जो पोटेशियम है, मान लो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर जो जिंक है मैंने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब मुझे पता है कि जो जिंक है, अगर मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखूं तो मेरा जिंक कहाँ आएगा, तो ये रहा मेरा जिंक, ठीक है। तो दैट मीन्स वो ज्यादा रिएक्टिव है अगर मैं उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करूं। इसका मतलब जो भी चीजें ऊपर हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो अपने से नीचे वाली चीजों को क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी, उनकी जगह पर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जिंक की बात करूं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दैट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगी, तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। अगर मैंने इस रिएक्शन को चेक करना है तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था। देखो डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया हुआ है कि कितने सॉल्वेंट के अंदर कितना आपने सल्यूट डाला है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे के साथ कंपेयर करूं तो इसके अंदर ज्यादा सल्यूट होगा, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सॉल्वेंट के अंदर लेस सल्यूट होगा, तो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक बीकर के अंदर जिसमें कि था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर मैंने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। और मुझे पता है कि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव इन द सेंस इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जब इसको रिप्लेस करेगा तो यहां पर आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट, और आपकी साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी। उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जब उसको सोप के सोल्यूशन के थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, जो भी उसके बबल होते हैं वो फ्लेम के अगर नजदीक लेके आए तो वो पॉप साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब आवाज ऐसे जैसे पटाखा टाइप्स बजता है, तो ऐसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने इसमें से याद क्या रखना है, आपने इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद रखनी है कि इसमें से जैसे पोटाशियम है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इन द सेम वे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, ठीक है। तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक निमोनिक बता सकती हूँ। जैसे कि ये आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम सोडियम है ना, तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको हम लर्न कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सिल्वर गोल्ड इज प्लेटेड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पी से पोटाशियम, प्लीज, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग से हो गया कैल्शियम, मी से हो गया मैग्नीशियम, अ से हो गया आपका एल्यूमिनियम, क्यूट से हो गया आपका कार्बन, क्यूट जेब्रा से हो गया आपका जिंक, इंस्टेड से हो गया आपका आयरन, ट्राई से हो गया आपका टिन, ठीक है, लर्न से हो गया आपका लेड, हाउ से हो गया आपका हाइड्रोजन, कॉपर सिल्वर गोल्ड एज इट इज, एंड प्लेटेड से हो गया आपका प्लेटिनम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये हमने जो प्लेटिनम है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। दैट मीन्स हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे वो थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये वाली प्लेट्स या ये वाले इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हमारी जो टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन ये डबल डीकम्पोजिशन है। यहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ जिंक ने सल्फेट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेस किया है और वो बना जिंक सल्फेट। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन में ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस कर जाएंगे। जैसे आपका ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये है आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे होगा क्या, अब मुझे पता है कि जो सिल्वर है और जो सोडियम है, मैं उसको देख लेती हूँ। जो आपका सिल्वर है वो नीचे आता है और आपका जो सोडियम है वो सेकंड नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज के मामले में। दैट मीन्स जो ये सोडियम है वो इस सिल्वर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। तो सिल्वर को भी कुछ ना कुछ स्टेबल होने के लिए किसी की साथ की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहां पे डबल डीकम्पोजिशन इसलिए बोला क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो हो गया डीकम्पोज, ठीक है, और इसमें जो सिल्वर है वो सोडियम के साथ डिस्प्लेस भी हो गया। तो इसीलिए हम दोनों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डीकम्पोजिशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो या तो हो सकता है कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें एक जो प्रोडक्ट होता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर मुझे पता है कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो इसको डिस्प्लेस कर जाएगा और आपका जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, आपको ये हर एक रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें प्रेसिपिटेट का मतलब है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज यही जो डबल डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका फर्स्ट टाइप तो हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो आपकी सेकंड टाइप है वो हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स कोई दो चीजें थी, कोई दो रिएक्टेंट्स थे, यहां पे मैंने उन दो रिएक्टेंट्स को एक HCl ले लिया और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। मुझे पता है कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। इन द सेम वे अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए किसी ना किसी के साथ की जरूरत है, तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा और आपका यहां पे बन जाएगा जब HCl NaOH के साथ, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा NaCl एंड वाटर। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो NaCl होता है सॉल्ट और ये है आपका पानी। अगर आप एसिड और बेस को कभी भी मिक्स करोगे तो उस टाइम आपकी बनेगी सॉल्ट, और जो सॉल्ट होती है वो एक तरह से न्यूट्रल होती है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी रिएक्शन का जो बेस है वो बनता है सॉल्ट में। अगर मुझे कोई भी सॉल्ट बनाना है तो मुझे पता है कि अगर मैं एसिड के साथ बेस को मिक्स करूंगी तो मेरी सॉल्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम सॉल्ट्स आगे करेंगे तो वहां पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही एक बार दोबारा से देख लेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ आपकी रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, इसके नाम में भी इसकी क्लैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, रिडॉक्स में जो RE है दैट इज रिडक्शन, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अभी समझाती हूं क्या होता है। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, उसमें कौन सी दो रिएक्शंस इकट्ठे होती हैं, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होती हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे पूछ लिया जाता है कि अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो बताओ ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन, या फिर अगर लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो बताओ ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है मैं उसको दो टाइप से डिफाइन कर सकती हूँ।
एक तो मैं उसको डिफाइन कर सकती हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लूज और गेन होना, एक तो मैं इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकती हूं। दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हुए हैं या लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। पहले मैं ये वाला तरीका ले लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर किसी चीज में, किसी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ हो। दैट मीन्स अगर ऑक्सीडेशन ऐड हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, वो है रिडक्शन। दैट मीन्स हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो वो हो गया आपका रिडक्शन। यहां पे आप देख सकते हो जो सोडियम है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। इन द सेम वे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आपका ऑक्सीजन लूज हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट मीन्स ये एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करवाएगा। अब ऑक्सीडाइज करवाने के लिए इसे कोई ना कोई चीज चाहिए जिसको ये ऑक्सीडाइज करवाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद क्या हो जाता है? अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो उसको खुद ब खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे? ऑक्सीडाइज करवाने के लिए वो दूसरों को ऑक्सीजन देगा, और हमें पता है जो दूसरों को ऑक्सीजन देता है या फिर जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, आपने सिंपल सा ये ऐसे याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद रिड्यूस होगा। ऐसे ही अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसके खुद के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, और दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब है दूसरों के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे इसी ही रिएक्शन में एग्जाम्पल देखूं तो जो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूवल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Na क्या है इसमें? Na है एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं Na सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पे जो Na और हाइड्रोजन है तो यहां पर ये खुद की रिडक्शन करवा रहा है, ठीक है। खुद की रिडक्शन करवाने को हम क्या कहते हैं? कि वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो Na है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। बस आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि ऑक्सीजन लूज हो रही है या गेन। इन द सेम वे हाइड्रोजन लूज हो रही है या गेन। आई होप आपको जो फर्स्ट टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन की वो पता चली होगी। अब रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन्स के वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शंस को इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखूं तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए, तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को मैं कहती हूं कि ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। इन द सेम वे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मैं बोलूंगी कि रिडक्शन हुई है। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, एक तरफ है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन टाइप्स आपकी यहां से आपकी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस आपने ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि अभी ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसका हमारी डेली रूटीन में क्या एप्लीकेशन है या वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक है आपका रेंसिडिटी और एक है आपका करोजन।
ऐसे तो ये इसकी एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे यूज हो रही है वो है, लेकिन आपको कई बार रेंसिडिटी और करोजन पेपर में अलग से पूछ लिया जाता है कि बताओ रेंसिडिटी क्या होता है और करोजन क्या होता है। देखो, जो रेंसिडिटी होता है उसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लो आपने सुबह खाना बनाया था और धीरे धीरे वो रात तक जो खाना है, मान लो आपने कोई चीज खरीदी, कोई वेजिटेबल खरीदा, ठीक है, मान लो आपने चलो टमाटर खरीदा, वो टमाटर टाइम के साथ साथ उसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा और उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये रेंसिडिटी हो रही है। रेंसिडिटी क्यों होती है? बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मान लो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यहां पे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये एक टमाटर का नॉर्मल सेल था, जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। रेडिकल्स प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी जो सेल है वो क्या करती जाएगी, श्रिंक करती जाएगी, और जैसे जैसे ये चीज श्रिंक कर जाएगी तो इसका पानी बाहर आता रहेगा। उसकी वजह से क्या हो गया, ये टमाटर पूरा डिग्रेड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी में हुआ क्या, देखो, मोस्टली इन समर इफ वी कीप फूड आइटम एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्गर इट बिकम स्टेल। तो एक वो तरह से पुराना हो जाता है या उसकी डीकलरेशन हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हो, बासा हो जाता है वो, और उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मान लो अगर आपने इस टमाटर को बचाना है तो आप क्या करोगे, टमाटर लाके फ्रिज में रख दोगे। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को लो कर दिया। अगर मैं टेम्परेचर को लो कर दूं तो इस कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं रहेगी, तो दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये बच जाएगा, ठीक है। तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर कर सकती हूँ। अब लो टेम्परेचर पे एक तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, और दूसरी बात जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ठंडे टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते, तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस टमाटर को डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन द सेम वे आपकी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्ट नहीं कर पाए और इसकी ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाई, तो आपका जो टमाटर है वो बच गया। ओके, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल सकती हूँ। जैसे आपके पिकल्स हो गए, पिकल्स के अंदर हम अलग अलग चीजें डालते हैं, फॉर एग्जांपल उनके अंदर ज्यादा सॉल्ट होता है। अब या फिर हम जैम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर ज्यादा हम शुगर ऐड कर देते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट और शुगर ऐड कर दूंगी तो वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। कैसे कि मान लो मैंने पिकल के अंदर बहुत ज्यादा नमक डाल दिया या फिर ऑयल डाल दिया, तो होगा क्या, उससे आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतनी ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन और शुगर कंसंट्रेशन पे काम नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो किसी भी फूड आइटम को डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना आपके, वो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही एक्ट करते हैं। तो सॉल्ट डालने की वजह से उसकी पीएच तो इम्बैलेंस होगी, तो इसका मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपके जो अचार वगैरह हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे एक तरह से। नेक्स्ट है आपका करोजन। रिडॉक्स रिएक्शन का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन या यूज यू कैन से दैट इज करोजन। करोजन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कोई मेटल है, मेटल मतलब मैंने मान लो आयरन ले लिया, यहाँ पे आयरन को मैं Fe से डिनोट करती हूँ, इसीलिए मैंने Fe लिखा है यहाँ पे। अगर इस आयरन के ऊपर, अगर इस लोहे के ऊपर कोई ना कोई पानी गिर जाए, बारिश हो जाए या फिर, ठीक है, और ये लोहा बाहर पड़ा था, इसके ऊपर बारिश हो जाए, और हमें पता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो हवा में प्रेजेंट है, तो पानी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो इस आयरन के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद एक अलग सा कंपाउंड बनाएगी जो कि ब्राउन इन कलर होगा। इस कंपाउंड को मैं बोलती हूँ रस्ट, और इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, करोजन। तो करोजन का मतलब ये है कि अगर पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन जो है वो रस्ट बना लेगा तो इस प्रोसेस का नाम हो गया करोजन, ठीक है। अगर मुझे करोजन को प्रिवेंट करना है, कि अगर मैं चाहती हूं कि इस लोहे के ऊपर जंग ना लगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो इसको पेंट कर सकती हूँ। पेंट की वजह से क्या होगा, एक आयरन के ऊपर प्रोटेक्टिव सी लेयर बन जाएगी। अगर पानी इसके ऊपर गिरा भी तो वो डायरेक्टली आयरन के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है ना, तो इसीलिए रस्ट नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन से भी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा।
ठीक है। दूसरा है ल्यूब्रिकेट कर सकती हूँ। ल्यूब्रिकेशन का मतलब है कि मैं उसकी ऑयलिंग कर सकती हूँ। तो ऑयल भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आयरन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाती, तो इसीलिए वो भी रस्टिंग नहीं होगी। तीसरी चीज मैं क्या कर सकती हूँ, गैल्वेनाइजेशन। देखो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू इफ वी वांट टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको अलग अलग पूछ लिया जाएगा कि बताओ गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एलॉइंग क्या होता है। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गैल्वेनाइजेशन है वो क्या है। देखो, अगर आप किसी भी आयरन के आर्टिकल के ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर दोगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक की कोटिंग क्यों करी, क्योंकि हमें पता है कि जो जिंक है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स आयरन कम रिएक्टिव है, तो आयरन डिस्प्लेस नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज किया है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस अभी मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स लगा दी, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कह देते हैं, और उसको मैंने करंट के साथ ज्वाइन कर दिया। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये मेटल है और इस मेटल के ऊपर मैंने किसी चीज की कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी तो यहाँ से ये जो मेटल है वो आकर इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। ठीक है, ये क्या होगा, मेटल डीकंपोज होके यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हो, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, और चाहे वो एलॉइंग के थ्रू हो। दैट मीन्स मैंने एक एलॉय बना दिया ताकि जो आयरन है वो डायरेक्टली एयर के साथ कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। एलॉय मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया हुआ है कि ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो थी हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, उनके बीच का क्या डिफरेंस है, उनका मतलब क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपाउंड है, मान लो HCl है, अगर कोई भी कंपाउंड अपने ब्रेकडाउन होने की वजह से H पॉजिटिव आयंस बनाए, तो ऐसी चीज को मैं कहती हूं कि ये क्या है, ये एक एसिड है। इन द सेम वे, अगर मैं एक और कंपाउंड ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यहां पर अगर मैं इसको डिकम्पोज करूंगी तो अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोक्साइड के आयन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड के आयंस प्रोड्यूस करे, तो उस कंपाउंड को मैं बोलती हूं कि ये क्या है, एक बेस है। दैट मीन्स कोई कंपाउंड अगर डिग्रेड होने पे H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो दैट मीन्स वो एक एसिड है। अगर उसने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस किए तो वो क्या है, एक बेस है। अब यहाँ पे एसिड और बेस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके एसिड है यहाँ पर, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको टेस्ट किया जाए, ऐसे तो आप टेस्ट मतलब मन नहीं करना, क्योंकि जो एसिड है अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो वो स्किन को भी डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो टेस्ट में सोर होते हैं। सोर का मतलब है कि वो खट्टे होते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं तो वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं। बिटर मतलब वो कड़वे होते हैं। अगर मैं किसी को चेक करना चाहूं कि वो एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर लिटमस टेस्ट करूंगी। तो जितने भी एसिड हैं, लिटमस टेस्ट में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे डिटेल में, पहले आप देख लो कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जो एक आपका लिटमस पेपर होता है ना, वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर मैं उसको एक एसिड के अंदर डालूंगी तो इसका जो पर्पल कलर है वो, या आप कह सकते हो ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो एसिड है वो दैट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट बेसिस, तो वो क्या करते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो बेस है वो लास्ट में ब्लू कलर बना देता है लिटमस का, और जो आपका एसिड है वो लास्ट में रेड कलर। क्योंकि जो एसिड है वो थोड़े डेंजरस होते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लिटमस पेपर को एसिड किस में, लिटमस पेपर का एसिड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है और वो कौन से कलर में बना देता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। ओके, जो एसिड होते हैं वो करोजिव इन नेचर होते हैं। करोजिव इन नेचर मतलब किसी चीज को वो डिग्रेड कर देते हैं। अभी मैंने आपको करोजन प्रोसेस बताई ना, बेसिकली जंग लगना एक डिग्रेडेशन प्रोसेस ही तो है। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो थोड़े सोपी इन नेचर होते हैं।
ओके यहाँ पे मैंने आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिड्स के, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। फॉर एग्जांपल ये H2SO4 है और ये है HCl। ठीक है, एक मैं ले लेती हूँ HNO3। अब देखो, जब ये H2SO4 डिग्रेड होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, SO4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव के 2 आयंस। दैट मीन्स H2SO4 से 2 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस निकले और HCl में सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन निकला। तो जिसके जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसीलिए आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका H2SO4 है। ओके, इन द सेम वे जो आपका HNO3 है उसके अंदर एक H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। दैट मीन्स ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एसिड्स हैं। अब हम एसिड्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आपकी एसिड को क्लासीफाई करने की कि वो कौन से सोर्स से आया है, या तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं या फिर वो इनऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये होता है कि हमने वो एसिड किसी लिविंग सब्सटेंस से लिया है, या तो मैंने वो प्लांट से लिया है या फिर वो मैंने एनिमल से लिया है, मतलब मैंने वो एसिड कोई नेचुरल सोर्स से लिया है। तो आपने यहाँ पर ये सारे एसिड्स लर्न करने हैं, क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके नेचुरल सोर्सेज हैं जहां से हम ये एसिड को ऑब्टेन करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सारे। अब आपने इसमें लर्न क्या करना है, ये लर्न करना है कि आपका कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं आपके, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सब के अंदर आपकी सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल्स के अंदर आपका मैलिक एसिड होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है आपने कि एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड है, बाकी ऑरेंज और लेमन के अंदर आपका सिट्रिक एसिड है। इन द सेम वे यूरिन हैज यूरिक एसिड। जो एंट्स स्टिंग करती हैं वो भी कुछ ना कुछ एसिड प्रोड्यूस करती हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उस एसिड को रिलीज कर देती हैं। वो एसिड बेसिकली होता क्या है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो आपका रैंसिड बटर है, मतलब ऐसा बटर जो खराब हो चुका है, रैंसिडिटी अभी समझाया ना, उसी से रिलेटेड है ये, उसमें ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन द सेम वे आपने ग्रेप्स और टैमरिंड में याद रखना है कि उसमें टार्टारिक एसिड होता है। फैट्स में आपका स्टीयरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, मतलब एक ऐसा जूस प्रोड्यूस होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है आपका, HCl प्रोड्यूस होता है। हाँ, जो आपका विनेगर है जिसको हम सिरका भी कह देते हैं, वो आपका एसिटिक एसिड है। चाय में आपका टैनिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड है, और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये सारे एसिड्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट है आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है कि वो मैं किसी नेचर से नहीं लेकर आ रही हूं, मैं उसको बना रही हूं फ्रॉम मिनरल्स। जो भी आपके रॉक्स वगैरह हैं इनमें से जो भी आपके एसिड्स बनेंगे वो बनेंगे आपके ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपने ये लर्न रखना है कि कौन से ऑर्गेनिक हैं और कौन से आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जो आपका स्टमक में प्रोड्यूस हुआ HCl वो आपका ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर उसी HCl को मैं बाहर बनाऊंगी तो ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक। इन द सेम वे नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, कार्बोनिक और जो फॉस्फोरिक एसिड हैं ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जैसे हमने एसिड्स को एक टाइप में क्लासीफाई किया कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब वो नेचुरल चीज़ों से लाए गए हैं या मतलब हमने मिनरल से बनाए हैं। इन द सेम वे उसकी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज कि वो एसिड कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोई एसिड मुझे पता है जैसे HCl है, वो डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में। दैट मीन्स जो ये HCl है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे ताकि वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकें, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताए हैं, आपने इनको लर्न नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे जो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं।
इन द सेम वे अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दैट मीन्स वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं ताकि वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सके। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। अगर मैं इसको ले लूं तो मुझे पता है कि इसके अंदर टोटल 4 हाइड्रोजन है। अगर ये चारों के 4 हाइड्रोजन अपने रिलीज कर दे तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, लेकिन जो CH3COOH है वो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, बाकी के जो H हैं वो इस कार्बन से स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो एक H पॉजिटिव रिलीज करता है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज पार्शियली डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग एज वीक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है एसिड की, कि उस एसिड के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। जिस एसिड के अंदर जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा वो एसिड उतना डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं कि उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट। ठीक है, और कोई एसिड जिसके अंदर पानी की अमाउंट बहुत कम होगी, लेस अमाउंट होगी, तो ऐसे एसिड को मैं कहती हूं कि ये क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो आपके पास एक एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, मान लो H2SO4 है आपके पास, उसको आपने डाइल्यूट करना है। अब मुझे पता है डाइल्यूट करने के लिए मैं इसके अंदर और पानी डाल दूंगी, सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दूंगी, तभी तो वो डाइल्यूट होगा। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाई वी ऐड वाटर इन एसिड स्लोली, कि हम एसिड के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे क्यों डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैंने एकदम से पानी डाला तो उसके सारे आयंस में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से बहुत ज्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप पानी जो है वो एसिड के अंदर धीरे धीरे डालते हैं ताकि ये धीरे धीरे डिसोसिएट्स होना शुरू हो जाए। 2H पॉजिटिव निकलेंगे, SO4 2 नेगेटिव, एक इसका आयन निकलेगा। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे पानी डालोगे तो वो पानी जो है इस एसिड को आयंस में कन्वर्ट करेगा धीरे धीरे। उससे क्या होगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आयंस के बीच में। अगर एकदम डाल दोगे तो इतनी सारी एनर्जी वो संभाल नहीं पाएगा, हो सकता है आपका जो बीकर है वो भी टूट जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिस की। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज जब डिसोसिएट होती है, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, OH नेगेटिव मैं इसको बोल देती हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ कि ये एक बेस है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे बेस जो हैं वो एल्कलीज नहीं है। ठीक है, और सारे के सारे एल्कलीज जो हैं वो बेस की कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। तो आपको एल्कलीज और बेसिस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगेन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर वो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वो कम OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा तो वो वीक बेस होगा। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर कोई कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो एक वीक बेस होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस बताए हैं। आपने इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इन द सेम वे अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं, तो ये क्या है, आपके वीक बेसिस। मतलब जब भी ये डिसोसिएट होते हैं तो इसमें से सारे के सारे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, कुछ इस कंपाउंड में अंदर रह जाते हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो अब हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। ये अभी हमने डिफरेंस कर लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और वो किसकी क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन होती है। अब हम इसकी पढ़ रहे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई इंडिकेटर
इंडिकेटर से देखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लिटमस पेपर है, ये एक इंडिकेटर है चेक करने के लिए कि क्या इस बीकर के अंदर एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक लिटमस पेपर डालूंगी और मुझे पता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब इस बीकर के अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड होगी इसकी प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब मेटल क्या है इसमें, ये मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बताने वाली हूँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं। अदरवाइज मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया भी इसके रिगार्डिंग दिया है पिछली वाली क्लास में। थर्ड देखते हैं कि अगर एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बताई थी कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो है कि अगर मैं एसिड को एक्वस स्टेट में डाल दूं, एक्वस स्टेट मतलब अगर मैं उसको वाटर वाली कंडीशन में डाल दूं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। इन द सेम वे आपका H2O में से, मतलब कि आपका जो वाटर है उसमें से आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज। अब हम एक बार देखते हैं कि बेस की भी कुछ इस तरह की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन। इन द सेम वे अगर मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अगर वो किसी सॉल्ट के साथ बिहेव करेंगे तो उसी की ही सॉल्ट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड बन गया है, मतलब उसने अपनी खुद की ही सॉल्ट बना ली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था ना, उसने अपनी खुद की सॉल्ट बना ली है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इन द सेम वे अगर जो बेस है वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो दोबारा से सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अगर मैं बेस को एक्वस सोल्यूशन में डाल दूं, पानी के अंदर डाल दूं, तो सोडियम और जो OH नेगेटिव है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। बाकी मैंने आपको सॉल्ट्स का बता ही दिया है कि वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये था टोटल आपका एसिड और बेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी टाइप्स हमने देख ली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। मुझे पता है कि अगर मैं एसिड के अंदर बेस को ऐड करूंगी तो मुझे सॉल्ट मिलेगा, प्लस उसके साथ मुझे पानी भी मिलेगा। तो अब सॉल्ट को भी मैं अलग अलग वे से क्लासिफाई कर सकती हूँ। एक है आपकी एसिडिक सॉल्ट, एक है बेसिक सॉल्ट और एक है न्यूट्रल सॉल्ट। इसके नाम में ही इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एसिडिक सॉल्ट बनानी है तो मुझे पता है कि एसिड में बेस ऐड करना है तभी सॉल्ट बनेगी, लेकिन अगर एसिडिक सॉल्ट बनानी है तो मुझे एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, तभी मेरी जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट बनेगी। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट बेसिक सॉल्ट्स, तो यहां पर मुझे जो बेस डाला है वो स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। ठीक है। और एसिड आपका नॉर्मल चलेगा या फिर वीक एसिड भी चलेगा, तभी आपकी जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट बनेगी। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है इसमें जो एसिड और बेसिस है वो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या फिर इक्वली वीक होने चाहिए, तब मुझे जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एसिड सॉल्ट है, जैसे आपका इसमें जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो आपका HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनी है वो एसिडिक सॉल्ट बनी है। नेक्स्ट है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट के अंदर यहाँ पे मैंने जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मुझे पता है जो कि एसिडिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, तो इसलिए जो सॉल्ट बनी वो बेसिक सॉल्ट बनी है। न्यूट्रल सॉल्ट में मैंने दोनों को इक्वली स्ट्रॉन्ग लिया है, मुझे पता है जो HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज वाई इट इज प्रोड्यूसिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट। ओके। तो अब हम देखते हैं कि पीएच क्या होता है। जो पीएच होता है ना, उसका मतलब होता है, अगर मैं फॉर्मूला के वे से देखूं तो उसका मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि एक बीकर के अंदर
अगर कोई एसिड है तो उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, या फिर एक बीकर के अंदर अगर कोई बेस है तो उसके अंदर कितने OH नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं H पॉजिटिव की आयंस की कंसेंट्रेशन में देख सकती हूँ। इसका मतलब जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे तो उतने कम H पॉजिटिव होंगे, तो इसीलिए मैं इसको भी और इसको भी pH के वे में डिफाइन कर रही हूँ। देखो जो pH होता है ना, उसको मैं एक पेपर से भी मेजर कर सकती हूँ। अगर मान लो मुझे इस एसिड की pH चेक करनी है तो मैं इसके अंदर वो पेपर डाल दूंगी pH वाला, और मुझे उस पेपर का जो भी जहां तक भी मार्क होगा मुझे पता चल जाएगा कि इसका कितनी pH है। ठीक है, या फिर इसका एक स्केल होता है, जो pH स्केल होता है ना, उसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक की नंबरिंग होती है। इसमें जो 7 होता है वो डिनोट करता है न्यूट्रल को। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल है मतलब उसके अंदर ना तो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयंस है ना ही बहुत ज्यादा OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो उसकी जो pH होती है वो होती है 7। 7 से जो नीचे वाली pH है वो उसका मतलब होता है कि ये कोई कंपाउंड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अगर pH 7 से ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड बेसिक इन नेचर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपको ये पूछा जाएगा कि pH स्केल की मार्किंग कहाँ से कहाँ होती है, तो आपने याद रखना है कि 1 से 14 तक नहीं होती, 0 से 14 तक होती है, क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज को 0 को भूल जाते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि 0 से लेके 7 तक का मतलब है कि उसकी pH एसिडिक है, 7 से 14 तक का मतलब है कि बेसिक है, अगर पूरी 7 हो तो इसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो pH की रेंज होती है उस हिसाब से मैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकती हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मॉडरेट है, वीक है, या फिर क्या वो वीक बेस है। ठीक है, मॉडरेटली बेसिक है या भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि 0 से 2 के बीच में अगर किसी की pH आई तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 2 से 4 के बीच में मॉडरेटली एसिडिक, 4 से ज्यादा और 7 से कम तो वो वीक एसिड रहेगा। अगर उसकी pH 7 आई है तो वो न्यूट्रल है, 7 से 10 pH का मतलब है कि वो वीक बेस है। जैसे जैसे आप इसको ऐसे इंक्रीज करते जाओगे, इस वे में इंक्रीज होते जाओगे तो आपकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी। बेसिसिटी मतलब कोई चीज और ज्यादा बेसिक होती जा रही है। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी। दैट मीन्स वो कंपाउंड कितने ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। तो यहां पर मैंने आपको कुछ चीजों की pH बताई है, जैसे जो आपका गैस्ट्रिक एसिड है उसके अंदर HCl होता है तो उसकी क्या रेंज होती है 1। इन द सेम वे लेमन जूस 2 की रेंज में आता है, जो एप्पल जूस है वो उसकी 3 pH होती है। मतलब मैं रेंज काउंट कर रही हूँ कि 3 है, 3.4 भी हो सकती है ना ऐसे। टोमेटो जूस आपका 4 pH पे है। ब्लैक कॉफी की बात करूं तो उसकी pH 5 है। जो मिल्क है आपका उसकी pH 6 है। इन द सेम वे जो प्योर वाटर है आपका वो न्यूट्रल pH है उसकी, जो आपका पानी होता है वो न्यूट्रल होता है ना। ओके, जो एग है वो थोड़ा बेसिक इन नेचर है, तो आपने यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि जो अमोनियम सोल्यूशन हो गया या हम जो हैंड सोप यूज करते हैं जैसे बेकिंग सोडा हो गया, तो ये सारे क्या हैं, बेसिस हैं, ये बेसिक इन नेचर हैं। इन द सेम वे जो एप्पल जूस हो गया, लेमन जूस, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी, ये सारे क्या हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। तो जो भी हम ये pH यूज कर रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा क्या है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। अब अगर मैं pH को डिल्यूशन के हिसाब से मेजर करने की बात करूं तो अगर किसी एसिड की डाइल्यूशन हो जाए, मतलब मैं यहां पर ये देख रही हूं कि डाइल्यूशन की वजह से pH पर क्या फर्क पड़ रहा है। डाइल्यूशन का मतलब है मैं उसके अंदर वाटर ऐड करती जाऊंगी और मुझे पता है कि वाटर तो न्यूट्रल है। अगर मैंने किसी एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो दैट मीन्स वो जो एसिड है वो वीक एसिड होता जाएगा। इसका मतलब उसकी जो pH है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस द pH ऑल्सो इंक्रीजेस। इन द सेम वे अगर मैं pH को एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखूं तो जैसे जैसे आपकी pH इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। मतलब पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब ये वीक एसिड बनता जा रहा है। और अगर pH की मैं बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करूं तो जैसे जैसे जो pH है वो इंक्रीज करती है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ मतलब आपकी बेसिसिटी इंक्रीज करती है। तो आपको बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए इसका कि जैसे pH इंक्रीज करती है तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है। तो आपको वहां पे घुमा के कोई किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की, तो ये देख लेते हैं एक बार हम क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि जो पीएच का अगर मैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखूं तो हमारी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच पे वर्क करती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा वीक इन नेचर है, हालांकि वीक बेस है पर थोड़ा सा बेसिसिटी की तरफ टिल्टेड है। अगर मैं एसिड रेन की बात करूं तो जो एसिड रेन है उसकी पीएच 5.6 है, या यू कैन से उसकी थोड़ी सी एसिडिक पीएच है। और क्योंकि ये एसिडिक पीएच है और जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच पे वर्क करती है, इस वजह से जब भी एसिड रेन होती है वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लाइफ है वो कौन सी पीएच पे वर्क करेगी, 7 से 7.8। ह्यूमंस के केस में लगा लो या आप एक्वेटिक लाइफ के केस में लगा लो। ओके, जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉयल है, कौन सी सॉयल में कौन सा प्लांट उगेगा या फिर उस प्लांट की कितनी पीएच है। तो आजकल जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनते हैं ना, वो इसी बेस पे ही बनते हैं कि उस सॉयल की कितनी पीएच है और कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए उस सॉयल की कितनी पीएच होनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से हम बाहर से लाके उसके अंदर कंपाउंड्स ऐड करते हैं ताकि हम उस सॉयल की पीएच को मेंटेन कर सकें। फिर है आपका डेयरीज। मैंने आपको बताया जो मिल्क है वो थोड़ा 6 रेंज की पीएच में आता है, ठीक है। तो आपके जो मिल्क है वो 6.6 पे एडजस्ट किया जाता है। अगर 6.6 पीएच से वो नीचे चला जाए तो आपका जो दूध है वो खराब हो जाता है। अगर मैं टूथ डिके की बात करूं तो हमारे जो माउथ की पीएच होती है वो 5.5 होती है। अगर आपने कोई खाना खाया, खाना जो है आपके माउथ में ही रह गया, फॉर एग्जाम्पल किसी टूथ पे लगा रह गया, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस खाने को डिग्रेड करना शुरू करेंगे। जब वो उसको डिग्रेड करेंगे तो उसकी वजह से वो कोई ना कोई एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और जब एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से जो इनेमल होता है, यहाँ पे इनेमल का मतलब क्या है, जो टूथ के ऊपर हार्डेस्ट सब्सटेंस लगा होता है, जो मतलब ऐसे ही हटता नहीं है बेसिकली। अगर बहुत ही ज्यादा कोई एसिडिक चीज उसके ऊपर गिरी हो तो वो इनेमल जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से टूथ के ऊपर जो इनेमल रिमूवल है वो हो जाता है। दैट मीन्स आपकी जो माउथ की पीएच है वो 5.5 पे मेंटेन रहनी चाहिए, उससे लो नहीं जानी चाहिए। लो ना जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली ब्रशिंग ऑफ टीथ जो है ये तो सभी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने, जैसे हमने लिटमस पेपर के थ्रू जो है एसिड और बेस की पीएच चेक करी, तो ऐसे ही इंडिकेटर्स को भी मैं अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया या फिर आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हो गया। दैट मीन्स ऐसे इंडिकेटर्स जो पीएच चेक कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिकेटर्स बनाए किसने हैं, वो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। इन द सेम वे अगर मुझे कोई इंडिकेटर नेचर से मिल रहा है और वो मुझे बता रहा है कि इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इस वजह से मैं उसको देख सकती हूँ कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। ओके, जो इंडिकेटर है जब वो कोई चीज चेक करता है तो वो अपने अंदर ही चेंज लेके आता है। दैट मीन्स जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन देमसेल्व्स when some acid or base is added to natural or artificial indicators। जैसे हमने लिटमस की बात करी थी तो लिटमस का कलर चेंज हुआ था ना, दैट मीन्स उस इंडिकेटर ने अपने अंदर चेंज लेके आया ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो एक एसिड था या बेस था। अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं तो अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। जो आपका लिटमस है वो भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है और हम उसे लैब में अलग अलग कलर्स में यूज करते हैं, या तो रेड कलर या फिर ब्लू कलर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं एसिड के अंदर डालूं ब्लू लिटमस को तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी एसिड के अंदर अगर मैं रेड लिटमस डाल दूं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इन द सेम वे अगर मैं बेस के अंदर रेड लिटमस को डालूं तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा।
और अगर मैं इसी बेस के अंदर ब्लू लिटमस को डाल दूं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हैं, जैसे आपका जो लिटमस सोल्यूशन वो मैंने बता दिया कि उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, एसिड में वो रेड हो जाता है, बेस से वो ब्लू हो जाता है। इन द सेम वे आपकी जो हल्दी होती है वो भी आपके एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टर्मरिक होती है उसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिड में वो येलो ही रहती है, लेकिन बेस में वो डीप रेड हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो क्लोथ्स होते हैं अगर उसके ऊपर कई बार गलती से हल्दी लग जाए और जब हम उन कपड़ों को धोते हैं तो हमें पता है कि धोते हुए जो हमने सर्फ यूज किया है वो बेसिक इन नेचर होता है। दैट मीन्स इस हल्दी ने बेस के साथ रिएक्ट किया है, इस वजह से जो इसका हल्दी का कलर होता है तो वो थोड़ी रेड कलर का हो जाता है। बीट रूट की बात करूं तो उसका भी ओरिजिनल कलर जो है वो पर्पल होता है, एसिड में वो सेम रहता है और बेस में वो येलो हो जाता है। रेड कैबेज जूस जो है वो भी पर्पल है, उसका एसिड के अंदर जो कलर है वो पिंक या रेड रहेगा और बेस के अंदर ग्रीन या येलो रहेगा। जो चाइना रोज है हमारा जो हमारा चाइना रोज है उसका भी जो नेचुरल कलर है वो रेड होता है, एसिड में वो मजेंटा कलर का हो जाता है और अगर मैं चाइना रोज के ऊपर बेस डाल दूं तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ हैं आपके यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो आपने याद रखने हैं। देखो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा बताओ जो इसमें से कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। पहली टाइप तो ये होगी। दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से ये पूछे जाएंगे कि बताओ इस इंडिकेटर का नेचुरल कलर कौन सा था। और तीसरी टाइप आपसे ये पूछी जाएगी कि अगर मैं फिनोफ्थलीन के ऊपर कोई एसिड डाल दूं तो क्या उसका कलर चेंज होगा या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिनोफ्थलीन होता है उसका ओरिजिनल कलर वो कलरलेस होता है, अगर मैं उसके ऊपर एसिड डालूं तब भी वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर मैं बेस डाल दूं ठीक है तो वो हो जाएगा डीप पिंक। यहाँ पे एल के लिए आपको पता चल गया होगा कि उस बेस को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है। इन द सेम वे अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का होता है और जो आपका मिथाइल रेड है उसका नेचुरल कलर रेड होता है। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज से चेक करना चाहूं कि ये एसिडिक है या बेसिक है तो उसका कलर अगर पिंक में चेंज हो गया तो वो हो जाएगा एसिड, अगर येलो में हो गया तो वो हो जाएगा एल्कली, दैट मीन्स बेस हो जाएगा वो बेसिकली। इन द सेम वे आपका मिथाइल रेड यहाँ पे दिया है, एसिड में उसका येलो कलर है और बेस में उसका रेड कलर है। ओके, नेक्स्ट टाइप आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है जब मैंने वो इंडिकेटर को यूज किया तो उसमें से कोई ना कोई स्मेल आई, ठीक है, दैट मीन्स आई एम यूजिंग अ सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई कि वो एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके एक है अनियन और दूसरा है आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट। अगर मैं अनियन के ऊपर कोई ऐसी चीज डालूं, मान लो एसिड डाल दिया मैंने, अगर उसका जो एसिड है उसकी जो स्मेल है वो सेम रही दैट मीन्स वो एसिड है। अगर उसकी स्मेल चेंज हो गई, अगर मैंने कोई चीज डाली, मान लो एक्स चीज डाली और अनियन के ऊपर डाली और उसकी स्मेल अलग ही हो गई तो दैट मीन्स वो बेस था, तभी उसने अपनी स्मेल को चेंज कर लिया है। इन द सेम वे अगर मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट को यूज करूं, हम वेनिला एक्सट्रैक्ट और जो अनियन है उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं। अगर उस पर एसिड डलेगा तो वो उसकी सेम स्मेल रहेगी और अगर उसके ऊपर बेस डलेगा तो उसकी जो स्मेल है वो लूज हो जाएगी। ठीक है, ये सारे थे आपके एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। अब यहाँ पर आपकी कुछ और चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला, उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, NaHCO3। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो बेकिंग सोडा है उसको मैं कौन सी प्रोसेस से प्रिपेयर करती हूँ, तो उसके लिए है आपकी एक प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस। तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कौन सी प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो है सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉल्ट है, उस सॉल्ट के अंदर आपने पानी डाला और उसके अंदर आपने अमोनिया डाल दिया, तो ये एक ऐसा ब्राइन सोल्यूशन का ये बन गया आपका अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन।
अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन। यहाँ पर ब्राइन सोल्यूशन का मतलब ये है कि मैंने सॉल्ट को पानी के अंदर डाला है, वो बन जाता है आपका ब्राइन सोल्यूशन। अगर मैंने उसमें अमोनिया भी ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा आपका अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन। तो आपका जो अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन है वो मैंने यूज किया है ताकि मैं किसको बना सकूं, NaHCO3। इसका मतलब मैंने जो बेकिंग सोडा है वो अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन से बनाया है। और इसमें जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है वो भी बनता है और ये अमोनिया दोबारा से यहाँ पर रिसाइकल हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर मैं सॉल्वे प्रोसेस यूज करती हूँ, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में मैं ये वाली प्रोसेस यूज करती हूँ ताकि मैं बेकिंग सोडा बना सकूं। इन द सेम वे हमारा जो वॉशिंग सोडा है आगे आएगा वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं इसी बेकिंग सोडा के अंदर कोई वीक एसिड डाल दूंगी तो वो मेरा बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, पहले मैं बेकिंग सोडा के बारे में देख लेती हूँ कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन द सेम वे आपका बेकिंग पाउडर भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये जो CO2 गैस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम केक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उस केक के अंदर अगर मैं बेकिंग सोडा डाल दूं, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा की बात करी है, पाउडर की बात अभी नहीं की है। अगर मैं बेकिंग सोडा के ऊपर हीट की बात करूं तो अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट दूंगी तो वहां से मेरा CO2 प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स अगर मैंने एक केक के अंदर अपना बेकिंग सोडा डाला है तो वहां पर आपकी CO2 तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब ये केक तो फ्लफी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो सोडियम कार्बोनेट यूज हुआ है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट बना है उसका जो टेस्ट होता है वो ठीक नहीं होता है, इसीलिए आपके जो केक्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं केक्स के अंदर बेकिंग सोडा नहीं डालती, मैं उनके अंदर बेकिंग पाउडर डालती हूँ। तो मैंने बताया आपको कि जो केक्स हैं उसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर यूज करती हूँ। मैंने क्या किया, पहले बेकिंग सोडा लिया, उसको मैंने थोड़े से वीक एसिड, टारटारिक एसिड है जो आपका, उसके साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड निकला वो बन गया आपका बेकिंग पाउडर। अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसके अंदर भी आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका साथ में कंपाउंड बना है इसका टेस्ट बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इस वजह से हम केक्स के अंदर बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा नहीं यूज करते। ठीक है, अगर मैं बेकिंग सोडा के कुछ और यू कैन से एप्लीकेशंस देखूं तो बेकिंग सोडा को मैं एंटासिड की तरह भी यूज कर सकती हूँ। एंटासिड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो एसिडिटी को रिलीव करे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एसिडिटी हो जाती है तो उसको एंटासिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, तो उस एंटासिड के अंदर होता क्या है, बेकिंग सोडा ही होता है। इन द सेम वे जो बेकिंग सोडा है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। देखो जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं ना अलग अलग जगहों पे, जैसे आग बुझाने के लिए, तो एक टाइप होती है आपकी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर ऐसे दो ट्यूब सी होती हैं, एक ट्यूब ये है और ये एक इसकी इंटरनल ट्यूब है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। ठीक है, जो आउटर वाली है उसके अंदर आपका बेकिंग सोडा का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं हम बेकिंग सोडा को बेसिकली। और जो आपकी इंटरनल ट्यूब होती है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ट्यूब ले लेती हूँ इंटरनल वाली, और इसमें आपका होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करते हो तो आपकी ये जो ग्लास की ट्यूब है, तो जो आपकी जहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो ग्लास की बनी होती है, तो वैसे ही वो ब्रेक कर जाती है। और जब ये ब्रेक करती है तो ये एसिड जो है आपका बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और हमें पता है जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ताकि किसी भी जगह पर जो आग लग रही है, आग क्यों लगती है बेसिकली, जब कोई चीज की ऑक्सीडेशन हो रही हो, मतलब यू कैन से कंबशन रिएक्शन हो रही हो, मतलब वो जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दूं तो ये आग बुझ जाएगी, तो इसीलिए मैं फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करती हूँ ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हो जाए और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आने ना पाए, तो इसीलिए ये आग बुझ जाती है।
तो आपने बस ये याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा है उसको मैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के केस में भी यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने उसी का ही आपको प्रोसीजर दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि बेकिंग केक्स में हम कैसे बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी, दैट इज वॉशिंग सोडा। जो आपके वॉशिंग सोडा के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इस प्रोडक्ट को वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो आपका वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये है सोडियम कार्बोनेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है कि उसके अंदर इतना पानी है। ठीक है, तो ये है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को भी मैं सॉल्वेज प्रोसेस के साथ प्रिपेयर कर सकती हूँ। जैसे मैंने बताया, ब्राइन सोल्यूशन बनाऊंगी, उसके अंदर अमोनिया डालूंगी, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूंगी और अल्टीमेटली आपका बेकिंग सोडा बनेगा। और बेकिंग सोडा के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब जब भी मैं वॉशिंग सोडा को हीट करूंगी तो हो सकता है उसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर है उसमें से 9 मॉलिक्यूल अलग हो जाएं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं ई फ्लोरेसेंस कहती हूँ। दैट मीन्स द लॉस ऑफ 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वॉशिंग सोडा इज एक्सपोज टू एयर। जब मैंने वॉशिंग सोडा को एयर के कॉन्टैक्ट में लेके आई तो उसमें से कुछ जो पानी है वो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस को मैं ई फ्लोरेसेंस कहती हूँ। अगर मैं वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करूं तो मैं वॉशिंग सोडा को सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज कर सकती हूँ। देखो, आपके दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर और एक होता है आपका हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कुछ आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव हो गया, आपका कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो ये सारे आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी पानी में ये आयंस प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएगा आपका हार्ड वाटर। लेकिन अगर उस पानी में आयंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पानी तो न्यूट्रल होता है, उसमें आयंस सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई और आयंस नहीं होने चाहिए, तो वो आपका जो पानी है वो बन जाएगा आपका सॉफ्ट वाटर। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है या नहीं? तो आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे बबल प्रोड्यूस होते हैं, या यू कैन से बहुत सारा आपका फोम प्रोड्यूस होता है। लेकिन हार्ड वाटर में ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, ओके, तो हम वॉशिंग सोडा को हार्ड वाटर में से ये जो रेडिकल्स हैं, या फिर रेडिकल्स नहीं कह सकते, हम इसको आयंस कह सकते हैं, इन आयंस को रिमूव करने के लिए मैं वॉशिंग सोडा को यूज करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैं वॉशिंग सोडा को एज अ डिटर्जेंट्स या फिर क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज करती हूँ, वॉशिंग पर्पसेस के लिए। ये जितने भी आपके सर्फ एक्सेल्स वगैरह हैं वो सारे वॉशिंग सोडा ही हैं बेसिकली। नेक्स्ट है आपका कि मैं वॉशिंग सोडा को ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज करती हूँ। ग्लास इंडस्ट्री में कैसे? फॉर एग्जाम्पल बोरोसिल ग्लास बनाने के लिए। अब जो बोरोसिल ग्लास है वो बोरैक्स की वजह से बना है। जो बोरैक्स है ये एक हार्ड सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी लैब्स होती हैं उसके अंदर आपके पास एक बीकर है और वो बीकर के ऊपर लिखा भी रहता है कि ये बोरोसिल ग्लास है। दैट मीन्स आप इसके अंदर कितना भी एसिड डाल लो तो वो टूटेगा नहीं। तो दैट मीन्स जो वॉशिंग सोडा है हम उसको ग्लास इंडस्ट्री में कैसे यूज कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग ग्लासेस बना सकें और वो ना टूटें। आई होप आपको वॉशिंग सोडा के यूजेस का पता चला होगा कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपने जो सबसे ज्यादा याद रखना है, स्पेशली इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है उसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका मतलब जो कैल्शियम है ये है कैल्शियम Ca, सल्फेट है आपका SO4, हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब आपको पता ही है पानी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं जिप्सम है आपका, अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम कह देंगे जिप्सम। अगर मैं जिप्सम को हीट करूं, मतलब मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट में इसका जो वाटर है वो रिमूव करना है, तो अगर मैं इसको हीट करूं तो आपके अगर हाफ मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाए तो उसको हम कह देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP भी आप इसको रैंडमली बोल देते हो।
तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर हो गया तो बोन पर्पसेस को ज्वाइंट करने के लिए, या फिर आपका जो प्लास्टर लगता है जब कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है वहां पे भी आपकी पीओपी यूज होती है। बाकी आपकी जो फॉल सीलिंग्स होती है, जैसे आपके रूम्स के अंदर वो साइड पे डिजाइन से बने होते हैं, वो भी सारे पीओपी के ही बने होते हैं। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर मैं दोबारा से इस पीओपी के अंदर वाटर डाल दूंगी तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो आपको एक तो जिप्सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक पीओपी जिसमें कि हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके यूजेस बता दिया कि डेकोरेट सीलिंग्स, ठीक है, या फिर स्टैचूज बनाने के लिए जो बड़े बड़े स्टैचूज हो गया है ना, उन सब में ये पीओपीज वगैरह ही हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहती हूँ। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स इसके अंदर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोराइड है। अगर मुझे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो उसके लिए मैं स्लेकिड लाइम यूज करती हूँ। स्लेकिड लाइम का फॉर्मूला भी आपको यहां से पता चल गया, तो वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसको हम स्लेकिड लाइम भी कह देते हैं। इन द सेम वे आपको क्विक लाइम भी पता होना चाहिए, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्विक लाइम है। अगर मैं स्लेकिड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, डीकलरेशन। डीकलरेशन, तो आपकी जो भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स आती हैं, ब्लीचेस वगैरह आती हैं, तो उसके अंदर यही ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये भी। ठीक है, अगर मैं दोबारा से जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो आपका हार्ड सब्सटेंस होता है, और अलग से आपका क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज क्लीन करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट लगा हुआ है जो उतर नहीं रहा है, और वो क्योंकि डार्क है तो मुझे उसको डीकलरेशन करना है, तो यहाँ पे मैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करूंगी। तो क्लिनजिंग पर्पसेस के लिए भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अलग अलग कलर्स देने हैं कपड़ों को, तो यहाँ पर मैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करती हूँ कि कोई ज्यादा डार्क हो गया उसको लाइट बनाने के लिए, या फिर मैं इसको वूल के लिए भी यूज कर सकती हूँ, ताकि जो वूल है वो अनश्रिंकेबल रहे। जैसे जो वूल होता है वो अगर श्रिंक करने लग जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या कर सकती हूँ, ब्लीचिंग पाउडर वाले सोल्यूशन से निकाल सकती हूँ एक बार, फिर वो श्रिंक नहीं होगा। ओके, तो ये था आपका अलग अलग कंपाउंड्स हमने बात की है। यहाँ पे मैंने कुछ और कॉमन नेम्स लिखे हैं और उनके फॉर्मूलाज लिखे हैं जो आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे सॉलिड कॉस्टिक पोटाश, जो कॉस्टिक पोटाश है आपका, एक आपका हो गया सॉलिड कॉस्टिक सोडा, उन दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें पोटाशियम है और इसमें सोडियम है। वॉशिंग सोडा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर डेकाहाइड्रेट होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, CaO होता है। इन द सेम वे आई टोल्ड यू अबाउट स्लेकिड लाइम। जो स्लेकिड लाइम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात करूं तो आपका जो विट्रियोल होता है, एक ब्लू विट्रियोल होता है और एक होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कह देते हैं और कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज भी बताई हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो उसका क्या नेचर होता है, वो सॉल्ट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वॉशिंग सोडा आपका सॉल्ट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका एसिडिक इन नेचर है, क्विक लाइम आपका बेस है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ गया ना, OH आ गया, और मैंने बताया किसी कंपाउंड में अगर OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है तो वो बेस बन जाएगा। इन द सेम वे KOH भी एक बेस है, क्योंकि यहाँ पर भी OH आ गया। यहाँ पर मैंने आपको इन कॉमन जो केमिकल्स हैं उसके बारे में एक और चीज ऐड की है, दैट इज कि वो कैसा सब्सटेंस है। जो आपका डी लिक्विक्विसेंट सब्सटेंस होता है उसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड बन गया है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि उसने मॉइस्चर को रिटेन करके रखा है, मतलब उसने कोई ना कोई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज हाइग्रोस्कोपिक। अगेन ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है वो मॉइस्चर
एब्जॉर्ब करता है। जो ई फ्लोरेसेंट है आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका डेकाहाइड्रेट वाला है उसके अंदर ई फ्लोरेसेंस होती है। दैट मीन्स उसके जो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो उनको लूज कर देता है। तो मतलब जो वॉशिंग सोडा है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जो सॉलिड कॉस्टिक सोडा हो गया आपका, वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जो ब्लू विट्रियोल है आपका, वो भी ई फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। दैट मीन्स उसके अंदर से भी पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव होंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एसिड बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसकी अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं, और कौन से कंपाउंड की क्या एप्लीकेशन होती है। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम जो कवर करेंगे वो नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स देखेंगे। एक बार हम देखेंगे आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, क्या क्या एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। और लास्ट जो है आपका कि जो कार्बन है उसके कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय। टेक केयर।